हेलो बच्चों, नीट मंत्र चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वन शॉट कंप्लीट वीडियोस ऑन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जनरली बच्चों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है, तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे शुरू से लेके एंड तक तो आपको कहीं भी कोई न्यूमेरिकल करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, ठीक है। इस चैप्टर को पूरी तरीके से ढंग से पढ़ेंगे हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। तो सबसे पहला इसमें आता है बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बेसिकली आपको पता है कि दो लॉ होते हैं बेटा। एक होता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जैसे मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है हमारे पास, ठीक है। दिस इज द प्लेन मिरर, क्लियर। प्लेन मिरर है, अगर लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, आपको पता है ये इंसिडेंट रे है। सबसे पहले जहाँ पे रे इंसिडेंट होगी उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सबसे पहले आपको क्या करना है, नॉर्मल बनाना है, ठीक है। नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल से इंसिडेंट रे का जो बीच का एंगल होता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्लियर। जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, जो कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहां पर आई क्या है, आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर। ये क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्टेड रे बेटा, और ये क्या है हमारे पास, इंसिडेंट रे, ठीक है। और दिस इज द नॉर्मल। तो फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करती है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। क्या बोला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दिस इज द फर्स्ट लॉ, क्लियर है। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ बोलता है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मतलब एंगल आई इक्वल टू होता है बेटा एंगल आर के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है आपको, ये अगर एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये सेकंड लॉ बोलता है, क्लियर। इतना क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को चीज़ें बताता हुआ चलूंगा बेटा। अगर आप कहें कि सर जी मुझे तो पूरा लॉ लिखवा दीजिए, अब वो टाइम नहीं है। एक शॉर्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, उसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कवर करता हुआ जाऊँगा, ठीक है ना। जो है जहाँ मिरर है, मिरर को अच्छे से आपको रे डायग्राम बना करके पूरा समझाऊंगा, उसके साइन कन्वेंशन सारे समझाऊंगा, ठीक है ना। जो चीज़ आप लोग जानते हो ऑलरेडी, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, ये लैंग्वेज आपको बुकिश लैंग्वेज मिल सकती है। अगर आप मेरी वीडियो को पॉज करें और मेरे शब्दों पे ध्यान दें तो फर्स्ट लॉ बताया है, फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन। एंड सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम इमेज फॉर्मेशंस। देखिए कभी भी हमें इमेज बनानी होती है तो बेसिकली क्या चाहिए हमारे को, दो रेज चाहिए। क्या चाहिए, दो रेज चाहिए। तो इमेज बनाने के लिए बेसिकली क्या चाहिए होती है, दो रेज। तो देखिए अगर कोई मिरर है हमारे पास, तो दो रेज कैसे बना सकते हो, एक रेज तो आप नॉर्मली इंसिडेंट कर सकते हो, ठीक है। जब नॉर्मली इंसिडेंट होती है किसी भी प्लेन पर लाइट, किसी भी मिरर पर लाइट अगर नॉर्मली इंसिडेंट हुई है तो वो नॉर्मली क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस केस में एंगल आई और एंगल आर क्या होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। याद रखना है एंगल आई एंगल आर 0 डिग्री होता है, क्योंकि एंगल आई जो होता है और एंगल आर जो नॉर्मल से मेजर करते हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है, ठीक है, उसको हमेशा नॉर्मल से मेजर करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल पे ही है, तो इसलिए आई और आर क्या हो जाएंगे, 0 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। नाउ यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी रेस को इंसिडेंट करना है तो वो किसी एंगल पे इंसिडेंट करेंगे। तो जैसे ही जो है मिरर पे जिस पॉइंट पे काटेगी उस पॉइंट पे पहले क्या बनाना है आपको, नॉर्मल बनाना है बेटा, ठीक है। ये हमारे पास इंसिडेंट एंगल हो गया। जितने एंगल पे इंसिडेंट करिए उतने एंगल पे रेस क्या होगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक। तो ये आपको बनाना है, दो रेस बनानी है, एक नॉर्मली इंसिडेंट रे बनानी है और दूसरा किसी एंगल पे इंसिडेंट कर सकते हो। जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेस चाहिए। कितनी चाहिए ये, फॉर लिख सकता हूं, फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है। 2 रेज आर रिक्वायर्ड, 2 रेज आर रिक्वायर्ड,
ठीक है बेटा, 2 रेज की क्या होगी आपको जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? ठीक, चलिए अब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बना के देख लेते हैं मिरर में, और एक हम लाइन ऑब्जेक्ट की इमेज बना के देख लेते हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए कोई मिरर है, इस मिरर के सामने हमारे पास कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटा। ठीक, एक रेस आपको पता है इमेज बनानी है अगर हमारे को किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट की, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 2 रेस चाहिए। ठीक है, एक रेस को नॉर्मली इंसिडेंट करिए, नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो नॉर्मली रिफ्लेक्टेड होगी, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे ले आइए। इसी तरीके से एक रेस को किसी एंगल पर इंसिडेंट कर दीजिए। ठीक है, उस एंगल जहाँ पर रेस टकराएगी उस पॉइंट पर क्या करना है, नॉर्मल बनानी है आपको, और नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल नापना है। इंसिडेंट एंगल होगा ये, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इसको पीछे ले जाइए, ये जहाँ काटेंगी वहाँ उस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी बेटा, इमेज बन जाएगी। तो जितनी दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा बेसिकली उतनी ही दूरी पर हमारी क्या होगी, इमेज होगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है बेटा, u इक्वल टू वी के होती है। मैग्नीट्यूड वाइज लिखा है यहाँ पे, ये मैग्नीट्यूड शो करता है बेटा, ध्यान रखना। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू होता है इमेज डिस्टेंस। क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। क्लियर है कि जितनी दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पर इमेज बनेगी। मान लो यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्लियर। दूसरी चीज, इसकी जो फोकल लेंथ होती है, देखिए फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर कितनी होती है बेटा, इन्फिनिटी होती है। कितनी होती है, इन्फिनिटी। कैसे निकलेगी आपको याद रखना है कि देखिए जब भी हम कभी रेस के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो साइन कैसा लेंगे, नेगेटिव। भाई रेस इधर जा रही है, तुम ले रहे हो रेस के अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्टेंस नाप रहे हो, तो यहाँ पर u कैसी होगी, नेगेटिव। रेस के अलोंग जा रहे हो तो रेस के अलोंग जाओगे जब इधर, तो v क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी। ये क्लियर है? ठीक। अगर मैं मिरर फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पर, ये फोकल लेंथ इन्फिनिटी कैसे आई है वो बता रहा हूँ। मिरर फॉर्मूला लगाऊं अगर, तो बेटा 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। तो देखिए यहाँ पर v तो पॉजिटिव थी और v पॉजिटिव थी प्लस u के बराबर थी, तो v u के बराबर तो है और पॉजिटिव भी है। u जो है यहाँ पर कैसी थी, यहाँ पर u कैसी थी, नेगेटिव। ठीक है, तो माइनस u लिख दिया, 1/u माइनस के 1/u कितना हो गया बेटा, 0। तो 1/f इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो यहाँ से f इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/0 बेटा। 0 इधर पहुँच जाएगा डिनोमिनेटर में और f न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा। तो 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो फोकल लेंथ हमेशा याद रखना है, प्लेन मिरर की क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन था। यहाँ पर अगर हम लाइन ऑब्जेक्ट का देखें तो लाइन ऑब्जेक्ट के लिए भी देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है, जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बनाया है वैसे ही लाइन ऑब्जेक्ट के लिए हम बना सकते हैं। पॉज करके आप वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। पॉज करके जो भी चीज़ लिखी है बोर्ड पर वो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। इमेज फॉर्मेशन ऑफ लाइन ऑब्जेक्ट। देखिए अगर हम देखें एक प्लेन मिरर है, यहाँ पर हमारे मिरर के सामने एक लाइन ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटा ए बी। इसकी इमेज बनानी है तो सिंपली पहले इस पॉइंट की बना लीजिए फिर इस पॉइंट की बना लीजिए, क्योंकि 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है इस लाइन की आपको इमेज बनानी है ए बी की। तो एक सिंगल पॉइंट की इमेज बनाइए इसकी और एक बार इसकी बना लीजिए। तो जब यहाँ पर आपको इस पॉइंट की इमेज बन जाएगी और इस पॉइंट की इमेज मिल जाएगी तो दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे तो पूरी लाइन की इमेज बन जाएगी। ठीक है बेटा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, एक रेस नॉर्मली इंसिडेंट करेंगे तो नॉर्मली रिफ्लेक्ट होगी, इसको आगे पीछे ले जाइए। ऐसे ही किसी एंगल पर इंसिडेंट करिए, जितने एंगल पर इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे ले जाइए। ठीक इसी प्रकार से इस ऑब्जेक्ट इसकी इमेज बन गई हमारे पास, बी की इमेज बन गई बी डैश। ऐसे ही इस ऑब्जेक्ट की ए की इमेज चाहिए तो एक रेस नॉर्मली इंसिडेंट करिए तो नॉर्मली रिफ्लेक्ट कर जाएगी और इसको पीछे ले जाइए।
ठीक उसी प्रकार से एक रेस किसी एंगल पे इंसिडेंट कर दीजिए बेटा, ठीक है, जितने एंगल पे इंसिडेंट करोगे उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्लियर? तो हमारे को फाइनली देखा जाएगा तो ये इस पॉइंट की इमेज बन जाएगी ए डैश, ठीक है, ए की इमेज बन गई ए डैश, और ए डैश को बी डैश से मैंने मिला दिया, ठीक है बेटा, तो ये फाइनली ए बी की इमेज बन गई ए डैश बी डैश, ठीक है, क्लियर? और मिरर से जो भी है हम डिस्टेंस हमेशा मिरर से नाप रहे हैं, ये प्लेन मिरर है, ये हमारे पास क्या होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और दिस इज द इमेज डिस्टेंस। ठीक उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पर प्लेन मिरर में, इमेज डिस्टेंस के बराबर होगी। ठीक, फोकल लेंथ हमेशा इन्फिनिटी होती है किसकी, प्लेन मिरर की, ये मैं अभी बता के चुका हूं आपको। क्लियर? चलिए ठीक है, ये तो थी प्लेन मिरर की बात। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की, उसमें कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसके इमेज फॉर्मेशन देखेंगे किस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर बेसिकली स्फेरिकल मिरर बेटा कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जो कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, इसकी शेप किस तरीके से होती है, देखिए ये बल्जिंग इन होता है, ठीक है, इस प्रकार से शेप होगी। ये एक स्फेरिकल का पार्ट है, तो इसका स्फेयर कंप्लीट करोगे तो इधर ही तो आएगा इसका स्फेयर कंप्लीट, तो यहां पर कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, हमारे पास पोल है। ये हमारे पास कौन सा सरफेस है बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वो सरफेस है जिस पर लाइट आएगी और टकराएगी, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर? तो रेस कैसे आएगी इस पर, रेस आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जैसे आई इन्फिनिटी से, तो वो क्या होगी, टकराएगी, टकरा के क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। कॉनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है बेटा, ये रेस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से गुजरती है उसे बोलते हैं फोकस, और पोल से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बेटा, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो देखो ये जो डिस्टेंस हम नाप रहे हैं फोकल लेंथ, पोल से नापेंगे, जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो कहां से करेंगे, पोल से करेंगे, तो पोल से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ जो आप नाप रहे हो, देखो रेस के अपोजिट डायरेक्शन में नाप रहे हो, जब पोल से जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पोल से ना करेंगे, और पोल से हम जा रहे हैं रेस के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। क्या होगी, फोकल लेंथ नेगेटिव। ऑलवेज ऑलवेज याद रखना है कि फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये साइन कन्वेंशन भी है बेटा, ठीक है, हमेशा याद रखना है आपको, नोट कर लेना, जब भी हम कभी भी डिस्टेंस कहां से नापेंगे, डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है। अगर रेज के अपोजिट जाएंगे, ठीक है, तो वो डिस्टेंसेस कैसी लेंगे, नेगेटिव। डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव। अगर हमारी डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगी, अगर अपोजिट टू द अपोजिट टू द रे जाएंगे तो जो भी डिस्टेंस होंगी वो कैसी लेंगे, नेगेटिव, और जो भी डिस्टेंस पॉजिटिव होंगी वो किधर होंगी, इन द डायरेक्शन ऑफ रे, इन द डायरेक्शन ऑफ रे की डायरेक्शन में जाओगे तो डिस्टेंस क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। डिस्टेंस को हमने एस से डिनोट कर दिया, आप चाहो तो डी से डिनोट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस में क्या आ सकता है हमारा, याद रखना, डिस्टेंस में यू आ सकता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, इमेज डिस्टेंस होती है, और फोकल लेंथ भी एक डिस्टेंस ही तो है। तो ये सारी डिस्टेंस हमें देखनी है। अगर रे के अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, और रे के अलोंग जाएंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो भी एक डिस्टेंस है जो कि हमने पोल से नापी है, और पोल से एफ तक की जो दूरी होती है वो फोकल लेंथ होती है। अब यहाँ से देख रहे हो, ये रेस के अपोजिट जा रहे हो, रेस इधर आ रही है और तुम इसके अपोजिट आ रहे हो, इसलिए फोकल लेंथ कैसी ली है, नेगेटिव, ठीक है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं बच्चा, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक। ये डाइवर्जिंग मिरर किस तरीके से होता है, ऐसा बल्जिंग आउट इसकी शेप होती है,
ये हमारे पास इसका स्फीयर अगर मैं कंप्लीट करूं तो इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा कहीं ना कहीं, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा। ठीक, अगर रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये क्या करेगा, इसे डाइवर्ज कर देगा और इस डाइवर्जिंग रेस को पीछे मिलाएंगे, तो जिस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलेगी उसे बोलेंगे फोकस। तो देखिए पोल से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम, फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ रे के अलोंग जा रहे हैं तो फोकल लेंथ कैसी होगी बच्चा, पॉजिटिव। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या हमेशा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे ऑलवेज, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेंगे। क्लियर, ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है और ये जो चीजें हैं आप नोट करते हुए चलिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एक एक इंडिविजुअली केसेस की, कि किस तरीके से इमेज बनाएगी जब हम ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे किस किस पोजीशन पर रखेंगे तो इमेज कहाँ कहाँ बनेगी। ठीक है, इन केस ऑफ कॉनकेव और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले आपको कोई भी इमेज बनानी है तो दो रेस तो कम से कम चाहिए। तो दो रेस कैसे हम गुजार सकते हैं या कैसे यूज करेंगे इमेज बनाने के लिए, सबसे पहले उस रूल्स देख लेते हैं। ठीक है, इमेज के कौन कौन सी दो रेस हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला देखिए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, तो देखिए कॉनकेव मिरर में आप याद रखना है आपको कि ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है और प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली हर एक लाइन नॉर्मल कहलाती है। याद लिख लेना, जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी वो मिरर पे कैसे इंसिडेंट होगी, नॉर्मली। तो ये वाली जो लाइन जो गुजर रही है जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं बेटा, ये एक नॉर्मल भी है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, तो देखो एक अगर मैं सर्किल बनाऊं और इस सर्किल से यहां पर इस पर परपेंडिकुलर डालूं तो ये 90 डिग्री हो गया, नहीं हो गया, और ये गुजर किससे रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यहां पर अगर मैं देखूं ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये भी है, तो ये सारी रेडियस ना, और रेडियस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है क्योंकि कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो जो टेंजेंट होती है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होती है रेडियस के, और ये सरफेस पे आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डाल रहे हो। ठीक है, तो ये नॉर्मली होगी। तो हर एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है वो क्या होगी, इस सरफेस पर जो ये हमारा सर्किल बनाया हुआ है इस पर हमेशा नॉर्मली इंसिडेंट करेगी। बोलो क्लियर है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए तो ये भी एक प्रकार की नॉर्मली तो है। अब देखिए एक रेस तो आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले आइए तो वो फोकस से होकर के गुजरेगी। एक तो रूल ये हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाए, टकरा करके वो फोकस से गुजर जाए। दूसरा रूल ये है कि कोई कॉनकेव मिरर है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर कोई रेस फोकस से गुजरेगी तो वो टकरा करके कैसी हो जाएगी, जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी बेटा। ठीक है, और तीसरा रूल ये कहता है, थर्ड रूल, कि अगर कोई कॉनकेव मिरर है, ये हमारे पास पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और अगर कोई रेस पोल पे इंसिडेंट करती है, जितने एंगल पे इंसिडेंट करेगी उतने एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, चौथा रूल कहता है, ये ऐसे हमारे पास कॉनकेव मिरर है, दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर जाए तो वो रेस इस पर नॉर्मली इंसिडेंट करती है और नॉर्मली क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी। तो ये चार रूल हैं। ठीक है ना, इससे आप कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है, हम अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को और उसकी इमेज बना लेंगे। कोई भी दो रेज यूज कर लीजिएगा इन चारों में से तो आपकी इमेज बन जाएगी। क्लियर है, चलिए देखते हैं इमेज बना करके। ठीक, अलग अलग पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसकी इमेज बनाना सीखेंगे। ठीक है, देखिए देखिए सबसे पहला केस देखते हैं। सबसे पहला कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लीजिएगा आप। क्लियर, ठीक, ये हमारे पास क्या है, पोल, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहले मैं ऑब्जेक्ट को कहां रख रहा हूं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन
पोल एंड फोकस, पी एंड एफ का मतलब है पोल एंड फोकस, ठीक। तो जब मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूंगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए बी, ठीक, तो इसकी इमेज कैसी बनेगी? तो देखो सबसे पहले एक रेस तो हम पोल पे इंसिडेंट कर सकते हैं, जितने एंगल पे इंसिडेंट करें उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे ले आओ। ऐसे ही एक रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार सकते हैं बेटा, ये सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट करेगी, जितने आपको पता है नॉर्मली इंसिडेंट रे जो होती है वो नॉर्मली रिफ्लेक्टेड होगी बैक, इसको भी पीछे ले आओ, ठीक। जहाँ मिलेंगी वहाँ इस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी? फाइनली इमेज बन जाएगी बेटा ए डैश बी डैश, ठीक। जो डिस्टेंस नापेंगे इमेज की, ठीक है, वो हम पोल से नापते हैं, तो ये यहाँ तक इमेज से, इमेज जो बनी है उसकी डिस्टेंस अगर पोल से नापेंगे, ये डिस्टेंस कहलाएगी इमेज डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा, और फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस कहलाएगी फोकल लेंथ, और बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की दूरी कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो बेटा यहाँ पर आपको याद रखना है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले जो इमेज जो फॉर्म हुई है उसकी नेचर कैसी है, तो आप देख सकते हैं वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, दूसरा लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक। साइन कन्वेंशन अगर हम देखें, इसके साइन कन्वेंशन के बिहाफ पर जो हमारे को क्वेश्चंस में लेके चलना होता है वो जरूरी है समझना, यहीं की यहीं समझ लीजिए। देखिए यू की जो वैल्यू है, हम देखो जो डिस्टेंस नाप रहे हैं पोल से नापेंगे पहली चीज, और अगर रेस के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, तो रेस के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए यू कैसी लेंगे बेटा? नेगेटिव, ठीक। जो वी बन रही है वो पोल से इधर बन रही है, तो वी कैसी होगी बेटा? पॉजिटिव, क्लियर। दूसरा चीज फोकस, पोल से फोकस के बीच की दूरी को नाप रहे हैं, ये फोकल लेंथ है, और ये फोकल लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसी होगी बेटा? नेगेटिव होगी, ठीक। दूसरी चीज जो रिलेशन होता है, याद रखना है आपको, रिलेशन बिटवीन फोकस, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनमें रिलेशन होता है एफ इक्वल टू होता है बेटा आर बाई टू। कितना होता है? एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है, क्लियर है। फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है? आधी होती है, क्लियर है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, इसीलिए एफ को पहले लिखते हैं और सी को बाद में लिखते हैं, क्योंकि पोल से फोकस के बीच की दूरी होगी फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ जो है पहले आएगी, क्योंकि भैया फोकल लेंथ आधी है किसकी? रेडियस ऑफ कर्वेचर की। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास 4 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ इसकी आधी होगी, मतलब 2 सेंटीमीटर होगी, तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक। दूसरी चीज यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या रखनी है याद, जो है हमने ये डिस्टेंस हमने नापी, ठीक। ये हमारे पास क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्ट का साइज एच ओ होता है, ये होता है एच आई। एच ओ एच आई क्या है? देखो सारी चीजें मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जो है यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी क्या है? वी है बेटा इमेज डिस्टेंस, ठीक। इसमें एच ओ क्या है? ये है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यह कहलाता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा ये? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच आई क्या होता है? साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज, ये कहलाता है, क्लियर है, क्लियर। और देखिए यहां पर आप याद रखिएगा जो मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u, ठीक है। और लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान से सुनो, लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन होता है यहाँ पे m इक्वल टू होता है बेटा माइनस के v/u इक्वल टू hi/ho। तो अगर मैं इस केस के लिए देखूं मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो देखो बेटा hi/ho लिख रहा हूं,
तो यहाँ पर देखो एच आई की वैल्यू जो है, हम कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर लेंगे तो डिस्टेंस मेजर करेंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पर एच ओ एच आई कैसी है, अगर हम पहले लिख लें एच ओ क्या है पॉजिटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम नाप रहे हैं। एच आई क्या है पॉजिटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ये भी ऊपर है इसलिए पॉजिटिव होंगी। और अगर इसका मैग्निफिकेशन देखूँ तो मैग्निफिकेशन होता है बेटा एच आई अपॉन एच ओ, और एच आई की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है तो देखो ये पॉजिटिव है, और एच ओ की वैल्यू भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या होगा पॉजिटिव। जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो इमेज कैसी बनेगी आपके पास, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ध्यान रखना कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बेटा, ये चीजें आपको याद रख के चलनी है, ठीक है ना, इसे आप नोट कर सकते हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को अपने फोकस पे रखते हैं। तो आपको पता है जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी। मैंने इतना सारा चीज क्यों लिखवाई, इतना सारा चीज इसलिए लिखवाई है क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में आती हैं, ये न्यूमेरिकल अप्रोच बना रहा हूं मैं आपको। इससे जब सवाल करेंगे बहुत ही ईजी हो जाएंगे अगर आप ये सारी चीजें लिखते हैं कॉपी पर, ठीक है ना, और मेरे पढ़ाई हुई चीजों को फॉलो करते हैं तो सही बता रहा हूं मैं आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। क्योंकि जो सवाल है बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी उसी में आती है, तो मैंने इसलिए ये सारी चीजें संग की संग लिख करके चलाऊं। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसमें आपको बस ये फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका पता कर लेना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है। अगर फोकल लेंथ से कम पे है तो ऑब्जेक्ट मतलब पोल और फोकस के बीच में रखा है तो इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। इस प्रकार की चीजों को अप्रोच लगा करके सोचना है बस तुम्हें, ठीक है। क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना, वर्चुअल इरेक्ट में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब हम अगर ऑब्जेक्ट को अपने कहाँ रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, तब जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर रखेगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। देखिए ये हमारा मान लीजिए ये दिस इज द कॉनकेव मिरर, दिस इज द पोल एंड दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी वो देखते हैं। तो एक रेस प्रिंसिपल पोल पे इंसिडेंट करेंगे, जितने एंगल पे इंसिडेंट करेंगे उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, बेसिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी बेटा। दूसरी रेस को आप अगर हम चाहें तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी गुजार सकते हैं, या चाहें तो ऐसे भी गुजार लीजिए। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजार लीजिए, ये फोकस से होकर के गुजरेगी। ये दोनों रेस क्या होंगी, कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। कहाँ मीट करेंगी बेटा, इन्फिनिटी पे मीट करेंगी। तो याद रखना है कि इमेज कहाँ होगी भैया, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। दूसरी चीज कहाँ मिलेगी, हाईली इनलार्ज होगी, ठीक है। इनलार्ज इमेज बनती है, लिख सकते हो इनलार्ज्ड। और कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी पे बनेगी, एट इन्फिनिटी पे बनेगी। तो जब भी कभी ऑब्जेक्ट जो होता है अगर फोकस पे रखा होता है तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। क्लियर है बेटा। चलिए ये इसमें कोई ऐसा खास केस नहीं है जिसे मैं आपको बता सकूं, ठीक है ना। यहां पर ये देख सकते हो कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं फोकल लेंथ के बराबर होगी। बस इतना समझ सकते हो इस फिगर से जो निकल के चीज आ रही है, ठीक है ना, कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के जब बराबर होगी तब उस केस में जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। इस चीज को आप प्रूव भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्लियर, कोई जरूरत नहीं है वैसे। नाउ नेक्स्ट सेकंड केस देखते हैं बेटा, कि जब हम ऑब्जेक्ट को यहां पे लिख लेना आप, ठीक है ना। ये सेकंड केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ठीक है। नाउ अब देखते हैं जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं, जो सारे केसेस आते हैं या जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो आते हैं जैसे हमने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दिया तब इमेज क्या बनेगी, हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दिया तब इमेज क्या बनेगी, जब हमने ऑब्जेक्ट को सी पे रख दिया बेटा तब इमेज क्या बनेगी, बियॉन्ड सी रख दिया तब इमेज क्या बनेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए नाउ जब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, अब इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। देखिए ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर।
अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को देखिए, दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम ऑब्जेक्ट को अपने सी और एफ के बीच में रखेंगे, तो इमेज कहाँ बनेगी, देखिए एक रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाइए, ये फोकस से गुजार दीजिए, एक रेस पोल पे इंसिडेंट करिए, जितने एंगल पे इंसिडेंट करेंगे उतने एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो ये हमारे पास इमेज बन गई ए डैश और बी डैश, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारे पास साइज ऑफ इमेज, ये हमारे पास हो गई ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये हो गई हमारे पास इमेज डिस्टेंस v, ठीक है। ये हमारे पास बेटा फोकल लेंथ हो गई, पोल से नाप रहे हैं, फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहेंगे, ऑब्जेक्ट से पोल के बीच की दूरी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे, और ये कहेंगे v, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नेचर लिख सकते हो भाई, रियल इमेज बन रही है मिरर के सामने, और स्क्रीन पर बनने वाली इमेज जो इमेज होती है, ठीक है, स्क्रीन पर जो बनती है वो क्या बनती है, इमेज बनती है, ठीक है। और वो कैसी इमेज होती है, रियल इमेज होती है। और जो मिरर बिहाइंड द मिरर बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों है, उल्टी है, देखो ना, ये साइन एरो दिख रहा है ऊपर है, यहाँ एरो नीचे। दूसरी चीज आपको याद रखना है, बियॉन्ड सी बनेगी, बियॉन्ड सी। तीसरी चीज याद रखना है कि कैसी बन रही है, इनलार्ज बन रही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट कह सकते हो, लार्जर देन ऑब्जेक्ट कह सकते हो, ये बन रही है, ठीक है। अब इसमें साइन कन्वेंशन देखिए, u कैसा है यहाँ पे, नेगेटिव, देखिए u नेगेटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से इधर नाप रहे हैं, रेस के अपोजिट डायरेक्शन में। v भी कैसी होगी यहाँ पे, नेगेटिव, क्योंकि पोल से इधर नाप रहे हैं। फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि हम पोल से इधर नाप रहे हैं, ठीक है। HO क्या है, यहाँ पर HO देख रहे हैं आप, HO प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव होगा। HI कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लिए रहे, क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखिए मैग्निफिकेशन जो है आपका फॉर्मूला होता है HI/HO। अब बताओ HI की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, HO की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो देखो नेगेटिव में पॉजिटिव का डिवाइड मारोगे तो नेगेटिव ही तो आएगा। तो मैग्निफिकेशन जब भी कभी नेगेटिव हो तो इसका मतलब ये है कि इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी याद रखना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे फॉर्मूले मतलब ये साइन कन्वेंशन है जो हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, तो इनको आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पर रखा होगा तो इमेज किधर बनेगी, फिर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तब इमेज किधर बनेगी, ठीक है। देखिए यहां पर लिख लीजिए ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ एंड सी, ठीक है ना, यहां रह गया है, यहां लिख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, देखिए ये दिस इज द कॉनकेव मिरर, ये क्या है पोल, ये क्या है फोकस, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मेरा ऑब्जेक्ट सी पर रखा है तो इमेज किधर बनेगी, देखिए एक रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई जो किधर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। एक रेस पोल पे इंसिडेंट कर सकते हो, तो देखो सी पे ही बनेगी। तो कहीं ना कहीं ये इमेज यहाँ बना लो अपने आप, देखो तरीका बता रहा हूँ तुम्हारे को, बिल्कुल यहाँ से बना लो, इससे गुजार दो, यहाँ पे जितने एंगल पे इंसिडेंट करिए उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो देखो इससे गुजरना चाहिए, तो इसका मतलब सी पे ही तो बनी इमेज, ए डैश बी डैश। भाई जितना साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उतना ही साइज ऑफ इमेज होता है, क्लियर है। तो सी पे ही हमारी इमेज बनी है, ये तरीका बता रहा हूँ आपको बनाने का, ठीक। तो देखिए यहाँ से पोल से फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ होगी, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, और जितनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतनी ही इमेज डिस्टेंस होगी क्योंकि उसी सी पर बन रही है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले नेचर ऑफ इमेज क्या बताओगे, रियल, इन्वर्टेड, कहाँ बन रही है, एट सी, और कैसी बन रही है, सेम साइज की बन रही है बेटा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन देखें तो u की जो मैग्नीट्यूड है वो v के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर होगी। लेकिन जो साइन है u का नेगेटिव है और देखो v का भी कैसा है, नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये जो बन रही है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस किसके बराबर है, ये 2f के बराबर है बेटा, मैग्नीट्यूड वाइज ले रहे हैं तो 2f के बराबर है कि नहीं है भाई। ये क्या है, सी पे बनी, और सी क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की क्या होती है, दूनी होती है बेटा, क्लियर है। तो ये u v किसके बराबर होंगी, 2f के बराबर होंगे, क्लियर है। तो ये सारी चीजें लेके चलना है न्यूमेरिकल्स में, बहुत बहुत काम की हैं, ठीक। यहाँ पर भी मैग्निफिकेशन HO क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है,
और एच आई की वैल्यू कैसी होगी बेटा, नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है फॉर्मूला, एच आई अपॉन एच ओ, ठीक है। तो एच आई यहाँ पे नेगेटिव है और बताओ एच ओ कैसा है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव कितना होगा, नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आने का मतलब इमेज कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, बियॉन्ड सी रखा हुआ। When object is placed beyond C, ठीक। जब मेरा ऑब्जेक्ट C से बियॉन्ड है तो क्या होगा, देखिए ये प्लेन मिरर है हमारे पास, वो सॉरी कॉनकेव मिरर है, दिस इज द कॉनकेव मिरर, दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं ऑब्जेक्ट को अपने बियॉन्ड C रखूंगा तो इमेज देखते हैं कैसे बनेगी। एक रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाइए, वो किससे गुजरती है, फोकस से। एक रेस पोल पे इंसिडेंट कर दीजिए, जितने एंगल पे इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो देखिए यहाँ काट रही है तो इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। तो देखो बेटा ये एच हो गई, ये एच आई होगी, क्लियर है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, ये हमारे पास क्या है बेटा, इमेज डिस्टेंस है वी, ये क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक है। तो कैसी इमेज बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी चीज कहाँ बन रही है, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ। तीसरी चीज कैसी बन रही है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब कुछ साइन कन्वेंशन देखिए, देखिए भैया u क्या होगी यहां पर, वही देखिए नेगेटिव। v क्या होगी यहां पर, v क्या होगी, नेगेटिव। स्मॉल f क्या होगी बेटा यहाँ पे, नेगेटिव, ठीक है। यहां पर देखिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसी होगी बेटा, नेगेटिव, क्लियर। तो ये लेके आपको साइन कन्वेंशन जरूर लेके चलने हैं, ठीक है ना। इन पे बिहाफ पे आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, अभी नेक्स्ट सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा, तब आपको और चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी तो मैं केसेस को रिपीटेशन करा रहा हूं आपको, जिससे कि आप रिकॉल कर सकें, जो पुरानी चीजें पढ़ चुके हैं उसको मेरे साथ दोहरा सकें, ठीक है ना। नेक्स्ट जब मैं आपको सवाल कराऊंगा तब इन चीजों को रिलेट करूंगा, तब आपको समझ में आएगा और बेहतर, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा हमारा, इन्फिनिटी पे रखा होगा, ठीक। तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा, फोकस पे बनती है, ठीक है। ये वाला केस तो आपको पता ही होगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे हो तो आपको पता है रेस जब प्रिंसिपल इन्फिनिटी से आ रही है, ये रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से गुजरेंगी। ऐसी एक रेस यहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस से। तो दोनों रेस फोकस से गुजरेंगी, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे तो बनेगी फाइनली। और ऑब्जेक्ट कहाँ है तुम्हारा, इन्फिनिटी पर, इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पर। जो v है वो f के बराबर होगी, यहाँ u क्या है, इन्फिनिटी, यहाँ v किसके बराबर होगा, फोकल लेंथ के बराबर ही तो होगा, क्लियर है। ये पोल है बेटा, ठीक। तो व्हेन केस लिख लेना लास्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ये लिख लेना, क्लियर है बेटा। तो इमेज कहाँ बनी है, कैसी बन रही है बेटा, ये रियल बनेगी क्योंकि मिरर के सामने बन रही है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और कैसी बन रही है, ये पॉइंट साइज की बन रही है, पॉइंट साइज की। और कहाँ बन रही है, एट एफ बन रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्लियर, ठीक। अब देखते हैं हम, एक और स्फेरिकल मिरर रह गया है जो है दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर में मैंने आपको बता रहा हूं कि देखिए जो हमारा बल्जिंग आउट सरफेस होता है, देखिए इस प्रकार से शेप होती है कॉन्वेक्स मिरर की, ये भी एक स्फेरिकल का पार्ट है। तो बेटा इसका स्फीयर इधर ही तो कंप्लीट होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से
पास होने वाली लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? दिस इज द पोल, ठीक है। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगी, इधर ही फोकस होगा कहीं ना कहीं। तो सबसे पहला केस इसमें लेके चलते हैं, व्हेन, दो ही केस हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए फाइनाइट डिस्टेंस, एट ए फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट को कुछ ही दूरी पर रखें, ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट ए बी, तो इसकी इमेज कैसी बनेगी? देखिए, एक रेस गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो डाइवर्ज हो जाएगी, इस डाइवर्जिंग रेस को पीछे मिला दिए। एक रेस पोल पे इंसिडेंट कर सकते हैं, जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी बच्चा उतने ही एंगल पे क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे ले जाइए, ये जहाँ काटेंगी वहाँ इस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और पोल से इमेज तक की दूरी को कहेंगे इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर आप देखें, जो इमेज बनी है वो बिहाइंड द मिरर बनी है, तो कैसी होगी? वर्चुअल इरेक्ट। तो याद रखना है इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और दूसरी चीज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कहां बन रही है? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, याद रखना है। तो देखिए v जो होगी यहां पर, v जो ले रहे हैं आप, कुछ साइन कन्वेंशन की बात करें तो v कैसी लेंगे? पॉजिटिव, u कैसी लेंगे? नेगेटिव, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर देख रहे हैं आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इधर साइड है, रेस के अलोंग की डायरेक्शन में, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। ये हमारे पास क्या है? ये रेस फोकस पे मिल रही है, फोकस भी इधर है इसका, देखिए। तो देखिए f जो होगी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, क्योंकि रेस के अलोंग ले रहे हैं, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स मिरर की। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बेटा पॉजिटिव होगी यहाँ पर, v भी आपकी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन आपको यूज करने हैं। अगर कोई कॉन्वेक्स मिरर पर सवाल आता है तो इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जाना है आपको, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज मैग्निफिकेशन, देखो मैग्निफिकेशन होता है HI/HO इक्वल टू होता है क्या? माइनस के V अपॉन U, यही तो होता है। तो अगर हम देखें इसका मैग्निफिकेशन देखें, HI की वैल्यू अगर हम देखें तो बच्चों देखो HI की वैल्यू जो है यहाँ पर, HI और HO दोनों ही पॉजिटिव है, HI और HO दोनों ही कैसी हैं? पॉजिटिव है, ठीक है। तो HI भी पॉजिटिव है, HO भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन भी तो पॉजिटिव आने वाला है। तो मैग्निफिकेशन जब भी पॉजिटिव आएगा तो कैसी इमेज देगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देगा। ये सारे न्यूमेरिकल अप्रोच है बेटा जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये साइन, ये जो वैल्यू जो साइन बना रहा हूँ मैं, V के लिए पॉजिटिव आएगा, U के लिए नेगेटिव आएगा, ये कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल अप्रोच है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको उसी के अकॉर्डिंग लेके चलनी है, ठीक है। तो ये था एक केस, ये है। और एक और केस है जब हम ऑब्जेक्ट को या तो फाइनाइट डिस्टेंस पे रख सकते हैं या ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं? इन्फिनिटी पे रख सकते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तब इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर, ठीक है। तो चलिए लास्ट केस लिख लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। When object is placed at infinity, क्लियर। तो देखिए ये हमारे पास, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दिस इज द पोल, ठीक, सॉरी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज द फोकस होगा। अगर हम देखें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट को ले जाए इन्फिनिटी से, तो ये रेस क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। इस डाइवर्जिंग रेस को पीछे मिला दीजिए। ऐसे ही एक रेस प्रिंसिपल एक्सिस के द्वारा पैरेलल आ रही है और वो रेस अगर हमारी देखें डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्जिंग रेस को पीछे मिला दें तो ये कहाँ मिलेंगी? फोकस पर। तो जो इमेज है वो भी अभी वर्चुअल बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। और कहाँ बनेगी? एट F बनेगी, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड होगी। हाईली डिमिनिश्ड होगी। तो इस प्रकार से जो है ये स्फेरिकल मिरर थे, जिसपे मैंने आपको सारे जो है इसके मैंने रे डायग्राम बना करके दिखाया आपको किस तरीके से हम जो है साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, वो मैंने आपको बताया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कब पॉजिटिव लेनी है, कब नेगेटिव लेनी है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हैं।
तो यहाँ पर तक जो अभी तक हमने पढ़ा ये रिफ्लेक्शन का पार्ट था बेटा, ठीक है, पूरा कंप्लीट रिफ्लेक्शन है ये, ठीक है ना। तो ये आप पूरा ढंग से एक एक चीज आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इसी पर बेस्ड मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, सैंपल पेपर के जो न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं मिरर पे वो सारे देखेंगे, और इसके आगे हम देखेंगे अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ तक जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसके अंदर प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर कवर हुआ है, ठीक है। इन्हीं में कोई भी मिरर होता है वो रिफ्लेक्शन करता है, तो हमने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट खत्म कर लिया कंप्लीट, ठीक है ना। ठीक, नाउ बेटा देखते हैं नेक्स्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। चलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है वो देखते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब कभी कोई लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है ना, तो वो बेंड हो जाती है, ठीक है। अब बेंड किसकी वजह से होती है भाई, बेंडिंग किसकी वजह से होती है, बेंडिंग होती है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। लाइट की स्पीड कहीं ना कहीं वेरी करती है भाई, एक मीडियम रेयर है, रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होगी, और डेंसर मीडियम होगा तो स्पीड भाई ऑब्वियसली घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि वहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो भाई ज़्यादा डेंस है। जब भी कभी कोई लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, अपनी स्पीड चेंज करने की वजह से वो बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए रिफ्रैक्शन में समझ लेते हैं सबसे पहले कि जब ये कोई मीडियम है, दो सेपरेट मीडियम को ये एक लाइन खींचिए जिसे इंटरफेस कहेंगे, जो दो मीडियम को सेपरेट आउट करेगी। एक रेयर मीडियम है ये, एक बेटा डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम में जैसे मान लीजिए रेयर मीडियम है हमारे पास एयर, और डेंसर मीडियम है हमारे पास वाटर। तो जब भी कभी लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो होगा क्या, देखो इस इंटरफेस पे सबसे पहले नॉर्मल डाल देना, ठीक है। वो रेयर से डेंसर में आ रही है तो वो नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ये इंसिडेंट रे है, दिस इज द रिफ्रैक्टेड एंड ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। क्या है ये, रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है हमारे पास, इंसिडेंट रे। ये क्या है हमारे पास, नॉर्मल। क्या है ये, नॉर्मल, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दो लॉ हैं बेटा। सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में देख लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। क्या बोला मैंने, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस या एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन। ये होता है फर्स्ट लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है, देखिए सेकंड लॉ कहता है, सेकंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बोलता है साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sign of the angle of refraction should be a constant and that constant is called refractive index, जिसे हम n से नोट कर लेते हैं, ठीक है। यहां आप देख सकते हैं लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक है ना। ये क्या है, n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्या बोला मैंने, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शुड बी ए कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा, ये दो प्रकार का होता है, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो चलिए यहां पर लाइट की मैंने बताया था
कि देखिए इस मीडियम में लाइट की स्पीड जो होगी वो अलग होगी, इस मीडियम में लाइट की स्पीड अलग होगी बेटा। तो ध्यान रखना डिफरेंट स्पीड की वजह से बेंडिंग होती है, ठीक है। लाइट की स्पीड जब वेरी करती है ना तो कहीं ना कहीं बेंडिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये मेन कारण होता है बेंडिंग का, ठीक। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी के बारे में, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एक एक करके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूज होता है। और देखो एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमेशा याद रखना वो लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू एयर, विद रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो अदर देन एयर मीडियम लेंगे, कोई भी मीडियम लेंगे लेकिन एयर के अलावा लेने हैं, ठीक है। वहां पर हम बात करेंगे रिलेटिव की। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर अभी जो मैंने लिया था वो क्या लिया था, एयर, और क्या लिया था, वाटर, यही दो मीडियम लिए थे। तो लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही थी, देखिए ये लाइट रेज क्या कर रही थी, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही थी। ये इंसिडेंट एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। ये इंसिडेंट एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक। लाइट की बेंडिंग हो रही है क्योंकि एयर में लाइट की स्पीड क्या वो मानते हैं c, और पानी में स्पीड को मानना है v, ठीक है। तो देखो लिखते कैसे हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एयर है, ये वाटर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में पहुंचती है लाइट रे, देखो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा लेंगे, देखो वाटर के रेस्पेक्ट में लेने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर लिखेंगे। जिसमें पहुंचती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लिखा जाता है पानी, ठीक है, वो मीडियम पहले लिखा जाता है, उसके बाद जिस मीडियम से आ रही है उसका मीडियम बाद में लिखा जाता है ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ये है वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर पढ़ते हैं इसे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मतलब स्पीड ऑफ लाइट मतलब इन एयर, पहला वाला मीडियम जो है वो कौन सा है, एयर है, तो लिखेंगे c अपॉन बाद वाले मीडियम में स्पीड कितनी है v, तो c अपॉन v लिख देंगे, ठीक है। अब इस वाले मीडियम में देखो याद रखना है, एक तो ये फॉर्मूला आ जाता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे याद ये रखनी है, जब भी कभी कोई लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या चीज सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, ठीक है। तो यहां लिख दे रहा हूं बेटा, व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, या यहां लिख सकते हो गोज, व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रॉम वन मीडियम टू another medium, then frequency क्या होगी, then frequency will remain same, then frequency will remain same होगी, क्या होगी, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम होगी। जब फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम होगी तो देखो बेटा आपको पता है स्पीड बराबर क्या होती है, अगर कोई वेव के फॉर्म में जा रही है लाइट रेस, तो मैंने बताया था एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वेव उसे कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं, वेवलेंथ। ये पूरा टाइम पीरियड क्या होता है यहाँ से यहाँ तक का, टी टाइम पीरियड। इस टी टाइम पीरियड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने, लैम्डा। तो स्पीड बराबर क्या होती है, ये बताओ, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना चला, वेवलेंथ लैम्डा, और कितने टाइम में चली, टी टाइम में। और 1 अपॉन टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा न्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, लैम्डा न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, आप इसे एफ से भी नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो v इक्वल टू होता है लैम्डा एफ, ठीक है बेटा। तो अगर मैं इसके लिए लिखूं, ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखूंगा, यही आगे। तो देखो बेटा यहां पर मैं लिखना चाहूं तो स्पीड इक्वल टू कितनी होगी, लैम्डा इंटू एफ। तो ये एयर के लिए होगी, लैम्डा नॉट लिख दिया, वेवलेंथ इन एयर इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन v के लिए लिख दूंगा लैम्डा इंटू एफ।
ये मीडियम की वेवलेंथ है और ये फ्रीक्वेंसी तो दोनों के लिए सेम ही होगी। तो ये क्या आ गया, लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा आ गया। तो ये फॉर्मूले सारे याद रखने हैं। जहाँ पर आपको याद रखना है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वो मीडियम चाहे वाटर हो चाहे वो ग्लास हो, कोई भी मीडियम हो सकता है, डेंसर हुआ, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। क्लियर है। लैम्डा नॉट क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है, बेसिकली याद रखनी है। अब हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है। ये पूरा था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। थोड़ा सा मैं आपको समय दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझते हैं। आई होप आप लोगों ने ये सब नोट कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पर क्या है, एयर के अलावा कोई भी दो मीडियम हो। हमने यहां पे ले लिया मीडियम 1 और ये ले लिया मीडियम 2, ठीक है, ठीक है। यहां पर लाइट रेज आ रही है रियर, कोई भी ये मीडियम है, ठीक है, कोई भी मीडियम हो सकता है। मान लो रेयर मीडियम ही ले रहे हैं इस मीडियम 1 को, और इसे मीडियम को डेंसर मीडियम ले रहे हैं अभी। तो लाइट रेज यहां पे नॉर्मली इंसिडेंट करेगी, तो यहां पे इंसिडेंट एंगल है, ये इंसिडेंट रे के और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल कौन सा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रेस क्या हो गई, बेंड हो गई, ये एंगल ऑफ बेटा रिफ्लेक्शन कहलाएगा, ठीक है। इसमें मीडियम में स्पीड v1 है, इस मीडियम में स्पीड v2 है। फॉर्मूले आपको पता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। इसमें पहुंच रही है किसके रेस्पेक्ट में, इसके, इक्वल टू कितना होगा, v2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, v1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 v2। और v1 कितना होता है, v1 होता है लैम्डा 1 इंटू एफ, और v2 क्या होगा, लैम्डा 2 इंटू एफ। एफ से एफ कट गया तो बेटा कितना आ गया, ये लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। बोलो कोई प्रॉब्लम। v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मीडियम 1। v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। लैम्डा 1 क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इन मीडियम 1। और बेटा लैम्डा 2 क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। ये था क्लियर। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं बेटा। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे कोई मीडियम अगर हम मान लें यहाँ पर वाटर है और यहाँ ग्लास है, तो अगर हम ले लें इसको वाटर ले लें, क्योंकि वाटर जो होता है ग्लास के रिलेटिव अगर देखा जाए तो ये रेयर है और ग्लास ज़्यादा डेंसर है। तो अगर इसके लिए फॉर्मूले लिखे हैं देखो यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है बेटा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। 2 कौन सा है, ग्लास, तो लिखेंगे ग्लास किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू वाटर, इक्वल टू जो लाइट स्पीड है किस में, पानी में, तो उसे लिख देंगे VW अपॉन जो दूसरा मीडियम है ग्लास, इसके लिए लिख देंगे VG इक्वल टू वेवलेंथ इन वाटर अपॉन वेवलेंथ इन ग्लास इक्वल टू, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये वाले फॉर्मूले आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें
कहीं कोई प्रॉब्लम? ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कौन सा है? ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि ये एयर के रेस्पेक्ट में नहीं है, इसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं बेटा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्लियर? क्लियर है? ये फॉर्मूले आपको नोट करना है सिंपल, ठीक है। फिर मैं जब इसके सवाल कराऊंगा सैंपल पेपर से, तब यहाँ यूज करके बताऊंगा कि कैसे कैसे यूज हो रहे हैं, ठीक है बेटा। चलो ये सिंपली आज का लेक्चर जो है कंप्लीटली आपको टोटली थ्योरी पर है, ठीक है ना। इसके बाद इसकी हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। नाउ देखते हैं हम नेक्स्ट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस। चलिए सब कुछ ठीक है। देखिए रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। देखिए जैसे मैं कोई एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, चलो ठीक है। जैसे यहां पर मैंने कहा कि देखिए मैंने कहा कि ये वाटर है, मान लो ये वाटर है और ये गिलास है। क्लियर है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। कोई प्रॉब्लम? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास। क्लियर? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? वाटर का W, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ग्लास का Ng, ठीक है। अगर मैं इस वाटर को विद रिस्पेक्ट टू AL लूं तो बेटा ये ऐसी तो होगा, देखो ध्यान से, यहां वाटर लिख दिया, वाटर, ये रेज आई, ये एयर से आ रही है वाटर में, तो ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहाँ पर ये C है, ये क्या है हमारे पास? VW। इसी तरीके से मैं अगर गिलास को विद रिस्पेक्ट टू AL लूं तो बच्चों क्या लिखूंगा मैं? ध्यान से सुनो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये C है और ये क्या है? VG। ये ग्लास है, ये एयर है। क्लियर है बेटा? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ग्लास को विद रिस्पेक्ट टू वाटर लेता हूं, ठीक है, तो क्या लिखता हूं मैं इसे? VW अपॉन VG, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। अगर मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूं तो ये लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ऐसे इसको लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू लिखूंगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। और अगर इसको देखूं VG अपॉन VG में, अगर मैं C का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा बच्चों? नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होगा? देखो C अपॉन VG लिख सकता हूं, C अपॉन VG अपॉन C अपॉन VW। बताओ C अपॉन VG को मैं ये लिख सकता हूं, C अपॉन VG को NGA लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं सर। अपॉन C अपॉन VW को VW NWA लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं सर। अब ये बताओ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था ये, दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। ये क्या है? ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। क्या है ये? ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। और ये क्या है? एब्सोल्यूट, बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो बताओ कहीं ना कहीं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज कर दिया है? नहीं कर दिया। देखिए सिर्फ किससे? हमें C का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए हमने एक इंडिविजुअली वाटर को ले लिया विद रेस्पेक्ट टू एयर, इंडिविजुअली ग्लास को ले लिया विद रेस्पेक्ट टू एयर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएंगे।
क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एयर है। तो यहां पे हमने कन्वर्ट कर दिया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो ये याद रखना है आपको, कभी भी NGW आता है तो क्या करना है आपको, NG/NW लिखना है। कभी भी अगर एयर ना भी लगाओ तो भी कोई परेशानी नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो NG/NW, इसका अंडरस्टूड है। ठीक है बेटा, ये अंडरस्टूड है कि NGW इक्वल टू होगा NG/NW। क्लियर है? तो ये था कन्वर्जन ऑफ बेसिकली बिटवीन द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कभी भी अगर हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की बात करें, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा बुक्स में इस प्रकार से होता क्या है, कई बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर हो तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। कई बार होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर आ गया, तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे कि 1 कर देना और क्या कर देना, जो है इसका मीडियम चेंज करके लिख देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। ये ध्यान रखना है, ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। सर इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ये होता है कि ये हमारे पास कोई मीडियम है एयर, रेयर मीडियम, और डेंसर मीडियम में है पानी। यहां हमने कोई कांच रख, वो हमने प्लेन मिरर लगा दिया, लाइट रेज यूं आ रही है किसी एंगल पे इंसिडेंट होके, तो क्या होगी, बेंड हो जाएगी। ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाएगी इंसिडेंट एंगल कहलाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। क्लियर है? तो ये नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो नॉर्मली क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। क्लियर? तो अगर मैं पहले जब लाइट रेज जो है इधर से इधर आ रही थी, देखो ए, ये मान लिया बी, ये मान लिया सी, मतलब A to B आ रही थी और B से C में जा रही थी लाइट रेज, AB और A से B, B से C। तो उस समय स्नील्स लॉ लिखें तो देखो बेटा साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, पहले वाटर में आई विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर लिख दिया। फिर इस पर टकराई नॉर्मली तो उसी रास्ते पे वापस गई। ठीक है, तो जब इस वाले को देखो, ये अब यहां से यहां जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे क्या लगाओगे, स्नील्स लॉ, पहले ये वाला इंसिडेंट एंगल कहलाएगा, क्योंकि इसके लिए जब ये यहां से यहां जाएगी तो ये वाला इंसिडेंट एंगल कहलाएगा, तो वो पहले आएगा साइन R और ये बाद में आएगा साइन I इक्वल टू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। ये लगाओगे। अगर इसे इक्वेशन 1 दे दूं, इसको नाम इक्वेशन 2 दे दूं और मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को, तो बच्चों क्या आ जाएगा, साइन I अपॉन साइन R इंटू साइन R अपॉन के साइन I इक्वल टू NWA इंटू NAW। तो देखो ये कट गया, तो बताओ NWA रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, 1/NAW। आ गया नहीं आ गया? तो कभी भी अगर आपका विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है, एयर नहीं दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर दे रखा है, तो क्या कर दोगे, 1/NDA कर दोगे। क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर दे रखा है तो 1/NWA कर दोगे, क्योंकि हमें हमेशा लिखना है विद रिस्पेक्ट टू एयर, याद रखना। ठीक है, ये आता किससे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से आता है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें मैं आपको एक जो है न्यूमेरिकल्स जो फॉर्मूले बनने हैं उसके बिहाफ पे जो सवाल आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सारे फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे हैं वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। ठीक है बेटा, यहाँ पर थ्योरी में उतना नहीं कवर कर रहा, क्योंकि ये जो है बोर्ड के लिए जो बच्चों को मेनली जो मुझे लगा कि भैया न्यूमेरिकल्स में बच्चों को दिक्कत आती है, तो वो उसके लिए कैसे कैसे फॉर्मूले हैं, क्या क्या साइन कन्वेंशन बेसिकली हम यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए कवर करी हैं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बेसिकली। ठीक है, इसमें अब रह गया है बेसिकली लेंस के बारे में, क्योंकि रिफ्रैक्शन में जो है एक लेंस भी आपको कवर करना है। लेंस भी आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लेंस के बारे में। ठीक है,
देखिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। लेंस के बारे में। लेंस, ठीक है, बेसिकली दो प्रकार के बेसिकली लेंस होते हैं बेटा। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है आपके पास कॉनकेव लेंस। इससे बहुत सवाल आते हैं। ये दो लेंस हैं, एक है कॉन्वेक्स और एक है कॉनकेव, ठीक है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, पढ़ा ही है आपने, ठीक है। देखिए इस प्रकार से शेप होती है कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, ये एक स्फीयर का पार्ट नहीं है बेटा। अगर मैं इसका स्फीयर कंप्लीट करूंगा तो ये कंप्लीट होगा इधर, इसका स्फीयर कंप्लीट करूंगा तो इसका इधर होगा कंप्लीट स्फीयर, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, जब मैंने सेकंड वाले सरफेस का इधर स्फीयर कंप्लीट हो रहा है तो इधर C2 मान सकता हूँ, ये C2 हो गया। इधर वाले सरफेस का पहला वाला सरफेस ये है तो इसका स्फीयर इधर कंप्लीट हो रहा है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 इधर होगा। इतना क्लियर है? यहाँ तक कोई मैं नहीं समझता हूँ कोई दिक्कत होगी। ये कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। जो भी डिस्टेंसेस नापोगे, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। कहां से नापेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो याद रखना सेंटर C1 इधर लाई करेगा, C2 इधर लाई करेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस C1 को हम यहाँ पर 2f1 भी दिखा सकते हैं और इस C2 को हम 2f2 भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। C1 से पहले F1 होता है तो F1 लिख दो, C2 से पहले F2 होता है तो वो F2 लिख दो। क्यों होता है? मैंने बताया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है, या कह सकते हो फोकल लेंथ जो होती है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, ठीक है। इसलिए ये पहले बनाए जाएंगे F1 और F2, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए कॉनकेव लेंस में अगर हम बात करें, ठीक है, ये शेप कैसी है? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है हमारा? इस प्रकार से होता है कुछ, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसका स्फीयर कंप्लीट करोगे तो कुछ इस प्रकार से होगा कंप्लीट, और इसका स्फीयर कंप्लीट करोगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। ये मेरा सरफेस 1 है, ये मेरा सरफेस 2 है। सरफेस 1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 इधर होगा, सरफेस 2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 इधर होगा। जिधर C1 होगा उधर ही F1 होगा, जिधर C2 होगा उधर ही F2 होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये जो लेंस होता है ये बीच में मोटा होता है, साइड में थिन होता है। ये लेंस बीच में पतला होता है और साइड से क्या होता है? मोटा होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? जो भी डिस्टेंस नापेंगे वो कहाँ से नापेंगे? हम ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे, ठीक। ये क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से हम C2, F2, F1, C1 ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये स्फीयर सरफेस 1 का स्फीयर इधर कंप्लीट होगा ना तो C1 इधर आएगा, जिधर C1 होगा उधर ही F1 आएगा। जनरली बच्चे गलती करते हैं, इसलिए ये चीज़ें मैंने आपको सिखा रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ही माइन्यूट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये देखो इधर वाला सरफेस S2 इधर है तो इधर F2 होगा, इधर ही C2 होगा। अब C2 को जनरली क्या लिख देते हैं? 2F2। C1 को क्या लिख देते हैं? 2F1। ऐसे C1 को क्या लिख देंगे? 2F1, बुक में दे रखा है। ऐसे C2 को क्या लिख देते हैं? 2F2 लिख देते हैं। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की दूनी होती है, तो इसलिए C2 को 2F2 लिख दिया है इन्होंने, सही है ना? बस ठीक। अब देखते हैं एक एक करके, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के बारे में जानेंगे, फिर कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ के बारे में जानेंगे, ठीक है, और फिर इनके केसेस के बारे में जानेंगे। देखिए
सबसे पहले देखिए फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे ही हम बात करेंगे फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये सरफेस 1 होता है बच्चों, ये सरफेस 2 होता है। तो सरफेस 1 होगा तो इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा तो इधर ही C1 आएगा, और जिधर C1 होगा उधर ही F1 होगा। इसका सरफेस स्फीयर इधर कंप्लीट होता है तो इधर ही C2 होगा, जिधर C2 होगा उधर ही F2 होगा। ठीक है, अब देखिए रेज अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो वो किससे गुजर जाती है, कन्वर्ज होगी, कन्वर्ज होकर किससे गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। दिस इज द फोकस, दिस इज द फोकस। तो फोकस जो है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की दूरी को क्या लेंगे, फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ जो है आप देख रहे हो ये एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हम जो मेजर कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ रे। जब भी हम रे के डायरेक्शन में नापेंगे तो वो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये बस याद रखना, ठीक है। कॉनकेव लेंस के लिए देख सकते हैं आप, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, उन सब चीज़ों से बस आप ये याद रखिए जो सवालों में आने वाला है और सवालों में इंपॉर्टेंट है जो है ये फोकल लेंथ हमेशा याद रखना। कॉन्वेक्स लेंस के लिए, फॉर कन्वर्जिंग लेंस के लिए या कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है, या कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होती है एफ जो होती है वो पॉजिटिव होती है ऑलवेज। ये गांठ बांध लो और दिमाग में बैठा लो, कोई भी बच्चा नेगेटिव नहीं लिख के आएगा, ये ध्यान रखना। दूसरा ये प्रिंसिपल एक्सिस की रेस पैरेलल जाएगी तो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। इस डाइवर्जिंग रेस को प्रिंसिपल जो पीछे में लाऊंगा तो जहां मिलेगी उसे फोकस कहेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ कैसी होगी, यहाँ पर नेगेटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि आप क्या देख रहे हो देखो इसका स्फीयर इधर कंप्लीट करूंगा, ठीक है, इसका स्फीयर इधर कंप्लीट करूंगा पहले वाले सरफेस का, तो C1 इधर होगा, F1 इधर हो गया, चलो इधर इसका स्फीयर कंप्लीट करूंगा, F2 इधर हो गया, C2 इधर हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब देखो डिस्टेंस हम इधर मेजर कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। लेकिन रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो कॉनकेव लेंस जो होता है ये डाइवर्जिंग लेंस होता है बेटा, डाइवर्जिंग लेंस, और इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी ऑलवेज। किसकी, ऑफ कॉनकेव लेंस की, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये बेसिकली छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रख के चलनी है, सवालों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अब हम इसके केसेस देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के एक एक करके, फिर देखेंगे कॉनकेव लेंस के। नाउ फिर ये चैप्टर बाइंड अप हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बस इसमें दो ही चीजें हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, इस पर के जो केसेस हैं, ठीक है ना वो बच्चों को बड़ा दिक्कत करते हैं और कई बार इनके रे डायग्राम नहीं बनते। तो रे डायग्राम बनाना मैं आपको बताता हूँ, सिंपल है बिल्कुल, कॉनकेव मिरर की तरह ही है बेटा, कॉनकेव मिरर की तरह है, आपको याद रखना है बस केसेस, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस में देखो, कॉन्वेक्स लेंस के लिए सबसे पहले तो देखो रेज बनाना सीख लो। इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेज चाहिए होती हैं, ठीक है। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस के लिए पहला याद रखना कि ऐसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, अगर कोई रेज ऑप्टिकल सेंटर से जब गुजरेगी तो वो तो सीधे चली जाएगी, बिल्कुल पार हो जाएगी। पहला रेज ये ड्रॉ कर लेना। दूसरा रेज ये है कि ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस से गुजर जाएगी, ये भी याद रख लेना, ठीक है। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। जनरली ये 2 चीजें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली है। तो बेसिकली ये 2 रूल याद रखोगे ना तो इन दोनों से सारे केसेस बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बेटा। तो इन्हीं 2 जो है रूल्स को याद रखो, इन्हीं 2 रूल्स के बिहाफ पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी इमेज बना सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो देखिए ध्यान से देखिए सबसे पहला देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस में, पहला व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, ओ मतलब बेटा ऑप्टिकल सेंटर,
एंड फोकस, इसके बीच में लगा होगा, तब क्या होगा देखो ध्यान से। अब बनाएंगे कैसे वो देख लो। ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसका स्फीयर इधर कंप्लीट करोगे तो इधर कहीं ना कहीं C1 आएगा, इधर कहीं ना कहीं F1 आएगा। ये बना के चलना है। ये स्फीयर सरफेस 2 था, इसका स्फीयर इधर कंप्लीट करोगे तो इधर F2 लिख देना, इधर C2 लिख देना। कोई लोग कहते हैं C2 को 2F2 और C1 को लिखते हैं 2F1, बुकों में कई बार देखा रखा होता है, तो कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। अब हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं पहले ऑब्जेक्ट को, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो क्या होगा, एक रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो किससे गुजर जाएगी, फोकस से। दूसरा रेस इस ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो, इस रेस को पीछे ले आओ, इस रेस को पीछे ले आओ, ये रेस यहां मिलेंगी, वहां फाइनली ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी A डैश B डैश। ये हमारे पास क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है, साइज ऑफ इमेज। कहीं कोई दिक्कत है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो इमेज कैसी बनी है, ये जब भी कभी लेंस के एक साइड में बनेगी तो ध्यान रखना ये इमेज होगी वर्चुअल, कैसी होगी बेटा, इरेक्ट, ठीक। दूसरी चीज लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रही है, देखो ऑब्जेक्ट से लार्जर देन बन रही है, ठीक है। और किधर बन रही है बताइए, ये बन रही है, ठीक है। किधर बन रही है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रही है हमारी, ठीक है, क्लियर। तो मेन चीज इसमें क्या है, देखो बेटा, ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे और इमेज से ऑप्टिकल सेंटर की दूरी को इमेज डिस्टेंस कहेंगे। ये फोकल लेंथ है हमारी पास, ये फोकल लेंथ है। तो देखो u जो है, हम रेस के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो u कैसी होगी, नेगेटिव। v रेस के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, कैसी होगी, नेगेटिव। ho कैसी है, पॉजिटिव। hi कैसी है, पॉजिटिव। बोलो ना, तो यही तो होगी, कहीं कोई दिक्कत। फोकल लेंथ कैसी है इसकी, कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव होगी ऑलवेज, ऑलवेज, ये याद रखना, ठीक है। बोलो क्लियर है बेटा। ये जो इमेज बनी है कहाँ बनी है, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनी है। बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है बेटा। अब देखिए ध्यान से सुनिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मूले होते हैं, लेंस फॉर्मूला, जिसे थिन लेंस फॉर्मूला कहते हैं, थिन लेंस फॉर्मूला, वो क्या होता है, 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस के 1/u, यही होता है। और जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, HI/HO इक्वल टू कितना होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, बोलो HI/HO इक्वल टू कितना होता है, V/u, ठीक है, प्लस के V/u। तो यहां पर अगर आप देखें, यहां मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर मैं देखूं, HI/HO कहता हूं, ठीक है। तो HI क्या है, यहां पर भी पॉजिटिव है, ये HO क्या है, यहां पर भी पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हुआ। और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, ये ध्यान रखना है। ये चीजें न्यूमेरिकल अप्रोच को के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी, तो इसलिए आपको ये सारी चीजें ध्यान रख के चलना है कि कब U नेगेटिव है, कब V पॉजिटिव है, कब HO पॉजिटिव है, कब HI पॉजिटिव है, ये सारी चीजें लेके चलना है बेटा, ठीक है ना। तो ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं, फोकस पर, ठीक। फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, C और F के बीच में, ठीक। तो देखिए ध्यान से, when object is placed at focus, at focus, focus, तो देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर है बेटा, ये फोकस है हमारे पास, ये F2 हो गया, ये 2F2 हो गया, यहाँ पर F1 हो गया, यहाँ 2F1 हो गया। जब मैं ऑब्जेक्ट को F2 पे रखूंगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो, ये फाइनली रेस कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है, ठीक है। आपको पता है कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी पर। कैसी होगी, हाईली इनलार्ज्ड होगी, ठीक है।
तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा है ये ए बी है बेटा, ये यू है, यू किसके बराबर है, फोकल लेंथ के। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, फोकल लेंथ के बराबर है। साइन आप देख सकते हैं यू का भी नेगेटिव होगा और फोकल लेंथ का भी नेगेटिव होगा, और यहाँ पर वी की वैल्यू कैसी होगी, इन्फिनिटी होगी। कोई प्रॉब्लम? ये वैल्यू आप, ये चीज़ें आप ये याद रखनी है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, F2 और 2F2 के बीच में रखेंगे, ठीक। देखिए ये हमारे पास लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द F2, 2F2, और ये F1 और ये 2F1। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहा हूँ, F2 और 2F2 के बीच में। ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास बेटा ए बी, एक रेस गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से गुजर जाएगी, एक रेस गई ऑप्टिकल सेंटर से गुजर के, ठीक है। ये फाइनली कहाँ काटेंगी, देखो बेटा ये फाइनली कहाँ काटेंगी बेटा, ये काटेंगी जो है बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है बेटा। जब ऑब्जेक्ट हमारा ए बी F2 और 2F2 के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ बनती है, F1 और वो बियॉन्ड 2F1 बनती है। तो कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो उसे, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F2 एंड 2F2 तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2F1। तो इमेज कैसी बननी है, पहली बात तो ये बताओ, रियल, इन्वर्टेड, क्योंकि रियल इसलिए इमेज स्क्रीन पर बनेगी, बियॉन्ड 2F1 बनेगी बेटा, बियॉन्ड 2F1 बनेगी। दूसरा क्या है, बियॉन्ड 2F1 बनेगी, और ये क्या होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी। चलिए ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको याद रखते हुए चलनी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, 2F2 पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, 2F1 पर। देखिए यहाँ पर साइन देख लीजिए, पहली बात इस पर सवाल भी आते हैं, यू इधर होगी बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, ये इमेज डिस्टेंस है आपकी। कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये फोकल लेंथ याद रखना, क्या याद रखना है आपको, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स लेंस की, यू नेगेटिव होगी यहाँ पर, वी पॉजिटिव होगी क्योंकि रेस के डायरेक्शन में है वी, ठीक है। ये एच ओ है बेटा, ये एच आई है, एच ओ पॉजिटिव होगी, और बताओ एच आई कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ये याद रखना है, ठीक है। क्लियर? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है भैया, एच आई अपॉन एच ओ होता है, तो एच आई यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, और एच ओ क्या है, पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होने का मतलब क्या है, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, एट 2F2 पे रखा होगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, 2F2 पे रखा हुआ, ठीक है भैया। देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F2, देखिए यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये होगा हमारे पास F2 सॉरी, ये हो गया हमारे पास 2F2, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1। अब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 2F2 पर, एट 2F2 पर, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, 2F1 पर। एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो किससे गुजर जाएगी बच्चों, फोकस से, एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दीजिए, तो कहाँ काटेगी, यहाँ काटेगी, कहाँ काटेगी, यहाँ। तो ये इमेज बन जाएगी, कहाँ बनेगी, ये 2F1 पर ही बनेगी। क्लियर है? उल्टी बनेगी, ए डैश बी डैश, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए बी, ठीक है बेटा। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई यू, ये हो गई इमेज डिस्टेंस वी। तो याद रखना है ये इमेज कहाँ बनेगी, एट रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, बोल लोगे रियल इन्वर्टेड, और बेटा कहाँ बनेगी, एट 2F1, ठीक है। और कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी, ठीक है। यहाँ पर u की वैल्यू क्या होगी बेटा, नेगेटिव,
यहाँ v की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक है, ये याद रखना है। फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, HO की वैल्यू पॉजिटिव होगी और बेटा HI की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। ये चीज याद रखना है आपको। ठीक है, नाउ अब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, बियॉन्ड 2f2। क्लियर? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2, देखिए बियॉन्ड 2f2, तो दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, यहां पर रखा हुआ है हमारा ये है हमारे पास f2, ये है 2f2, ये है f1 और ये है 2f1। तो कहाँ रख दिया है मैंने ऑब्जेक्ट को, बियॉन्ड 2f2। तो इमेज कहाँ बनेगी, f1 और 2f1 के बीच में। देखो एक रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, जो किससे गुजर जाएगी, फोकस से। एक रेस ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो बच्चों, ये यहाँ काटेगी, तो यहाँ फाइनली इसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी a डैश b डैश। किसकी बन जाएगी, ऑब्जेक्ट AB की इमेज बनेगी। ये साइज हमारे पास साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये क्या है हमारे पास, साइज ऑफ इमेज है। क्लियर? क्लियर है बच्चा? तो कैसी बनेगी इमेज, रियल, इन्वर्टेड। दूसरी चीज बेटा कैसी बन रही है, ये देख रहे हैं आप कैसी बन रही है, f1 बिटवीन f1 एंड 2f1, f1 एंड 2f1 बन रही है। क्लियर है? और देख रहे हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन रही है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन रही है। ये साइन कन्वेंशन आप यूज कर सकते हैं। देखिए u है एंड दिस इज द v, यहाँ पर u क्या है, नेगेटिव, v क्या है, पॉजिटिव। ठीक है बेटा, HO क्या है, पॉजिटिव, HI क्या है, पॉजिटिव, HI क्या है, सॉरी नेगेटिव। ये ध्यान रखना है। ठीक है, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, ये आपको याद रखना है ऑलवेज। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है ना बेटा? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। रियल इन्वर्टेड होगी, बिटवीन f1 एंड 2f1 के बीच में होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी, ये सारी चीजें। ठीक है, नाउ अब लास्ट केस है जब ऑब्जेक्ट कहां होगा, हमारा इन्फिनिटी पे रखा होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो देखो जब हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये हमारे पास वही है f2, ये 2f2, ये पास है हमारे पास f1 और ये है हमारे पास 2f1। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी पे रखा हुआ तो रेस कहाँ से गुजर जाएगी, f1 से। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ से गुजर जाएगी, मतलब फोकस से गुजरेगी ना भाई। तो फोकस से गुजरेगी तो जाहिर सी बात है इमेज कहाँ बनेगी, फाइनली फोकस पे ही तो बनेगी। तो कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, एट f पे बनेगी, एट f1 पे बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी। कहने का मतलब है हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट साइज की बनेगी। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये तो जनरली किसके बारे में बात थी, ये था कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अब कॉनकेव लेंस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए देखिए कॉनकेव लेंस को मैं इमेज बनाने के लिए पहले तो दो रूल्स समझ लीजिए, वही दो रूल्स हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। कॉनकेव लेंस किसे कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस को बोलते हैं। ठीक है बेटा, जब रेस जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज। इस डाइवर्जिंग रेस को पीछे ले लो, कहाँ मिलेगी, फोकस पे। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। तो यहाँ फोकल लेंथ क्या होती थी, नेगेटिव। ऑलवेज याद रखना है कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ये याद रख के चलना है। दूसरा रूल्स ये है कि अगर मैं किसी रेस को ऑप्टिकल सेंटर से गुजारूंगा तो वो सीधे निकल जाएगी, बस इतना याद रखना है। ये दो रूल्स याद रखो, इन्हीं दो रूल्स की हेल्प से हमने अभी कॉन्वेक्स लेंस की इमेज बनाई थी। इसी तरीके से इन दो रूल्स से कॉनकेव लेंस की इमेज बना सकते हैं। ठीक है, वहाँ रेस थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रही थी,
तो कन्वर्जिंग लेंस था, उसने क्या कर दिया था, कन्वर्ज कर दिया था, इसने क्या कर देगा, डाइवर्ज कर दिया है। ठीक है, चलिए दो रूल्स देखते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस, क्या बोलूंगा बेटा, एट फाइनाइट डिस्टेंस। जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फाइनाइट डिस्टेंस पे, किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहां रखा होगा कहीं, ठीक है। आपको पता है अगर मैं इसका स्फीयर कंप्लीट करूंगा तो इधर कंप्लीट होगा, इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा, तो कहीं ना कहीं यहां पर वो जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जिस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में आपने दिखाया था कि ऑब्जेक्ट को कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर रख रहे थे और कुछ कहाँ रख रहे थे, इन्फिनाइट पे रख रहे थे, ऐसे ही ऑब्जेक्ट को यहाँ फाइनाइट डिस्टेंस पे रखेंगे तो देखो एक रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्जिंग रेस को पीछे ले जाओ, एक रेस ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो तो ये रेस इसको जहाँ काटेगी वहाँ इसकी इमेज बन जाएगी बेटा, ये ए डैश है बी डैश है, एक साइड बन रही है उसी साइड बन रही है जिधर साइड ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ये इमेज कैसी होगी, देखो बेटा, वर्चुअल, इरेक्ट, दूसरा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है, स्मॉलर देन वर्चुअल होगी बेटा, इरेक्ट होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट होगी। कोई प्रॉब्लम, यहां पर देख सकते हैं ये V है और ये U है, जो भी डिस्टेंस नापते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर से नापते हैं, ठीक है। तो बताओ U कितनी होगी इसकी, भाई नेगेटिव, बेटा V क्या होगी इसकी, नेगेटिव। ये है हमारे पास HO, ये है HI, HO भी पॉजिटिव, HI भी पॉजिटिव, ये देख लीजिए, और फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी इसकी, नेगेटिव होगी ऑलवेज। ये साइन कन्वेंशन है, इनके बिहाफ पर न्यूमेरिकल्स निकलेंगे, ठीक है, ये नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है, ये लास्ट केस है। देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पे रखा होगा तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि मैंने आपको बता भी चुका हूं कि इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। कहाँ बनती है बच्चों, फोकस पे। तो एक रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, क्या आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, इस डाइवर्जिंग रेस को पीछे ले आओ। एक रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ठीक है, जो डाइवर्ज हो जाएगी, इस डाइवर्जिंग रेस को भी पीछे ले आओ, कहाँ मिल रही है, फोकस पे। तो जब भी कभी कैसी मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी, हाईली डिमिनिश्ड मिलेगी, पॉइंट साइज की मिलेगी, ठीक है, क्लियर है। और कहाँ मिलेगी, एट एफ पे मिलेगी, फोकस पर, ध्यान रखना ये फोकल लेंथ होती है, ठीक है। तो बेटा अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं कल से बात करूंगा आपके सैंपल पेपर की, वहाँ मैं इनके जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे जो बेस्ड CBSE ने क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है ना, सैंपल पेपर में, उस पर रिगार्डिंग मैं आप बात करूंगा, ठीक है। ये ओवरव्यू था पूरे चैप्टर्स का, एक वन शॉट वीडियोस में पूरा चैप्टर मैंने कवर किया है, एक एक चीज़ कवर करी है, छोटी छोटी चीज़ कवर करी है। तो इससे ज़्यादा कहीं मैं नहीं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा और चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है ना। आपको बस इतना पढ़ लेना है, नोट कर लेना है जो जो चीज़ें मैंने समझाई हैं, फिर इसके बाद हम सैंपल पेपर पे बात करेंगे। और जब सैंपल पेपर